हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके अध्याय 5 लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अर्थ इसके शब्द में ही निहित है, लोकतंत्र। लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन, तो जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब हम सर्वप्रथम इसके अर्थ और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र का अर्थ देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र। तो हम लोकतंत्र को जनतंत्र भी कह सकते हैं, प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, ये इसके अन्य नाम है। देखो, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है डिमोस और दूसरा है केटिया। एक है डेमोस और दूसरा है केटिया। डेमोस का अर्थ होता है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इस शब्द का अर्थ जनता से लिया जाने लगा है और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। तो इस प्रकार इस शब्द का अर्थ हुआ, अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता की शक्ति। तो लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जो जनता की शक्ति पर आधारित होती है। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था जनता की शक्ति पर आधारित होती है। अब हम लोकतंत्र में जो अर्थनीति होते हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर तीन अर्थ निहित होते हैं। लोकतंत्र में तीन अर्थ निहित होते हैं। अब वो तीन अर्थ कौन कौन से हैं? एक है कि यह एक निर्णय लेने की विधि है। यह एक निर्णय लेने की विधि है। दूसरा है यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। तो दूसरा है यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। तथा तीसरा है यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। इस प्रकार लोकतंत्र में तीन अर्थ निहित होते हैं। अब जैसा कि हमने जान लिया है कि आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। यह शासन करने का एक तरीका है, एक रूप है। इसी के लिए बंस ने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हों। तो लोकतंत्र के विभिन्न रूप, अब हम अध्ययन करेंगे लोकतंत्र के विभिन्न रूप। देखिए, आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूपों में स्वीकार किया जाता है। अब आधुनिक काल में लोकतंत्र के कौन कौन से प्रमुख रूपों को माना जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले तो अपन जानते हैं कि लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। एक तो है इसका रूप राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। अब सर्वप्रथम हम राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, राजनीतिक लोकतंत्र सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में। तो राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में क्या कहा जाता था? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति, यानी आधुनिक युग में जो लोकतंत्र माना जाता है, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी देशों से मानी जाती है। पश्चिमी देश, पाश्चात्य देश जैसे कि अमेरिका या यूरोप के जो मुख्य कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय देश है, इंग्लैंड, फ्रांस, इनसे राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति मानी जाती है। अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब इसे पश्चिमी लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पश्चिमी देशों में।
पाश्चात्य देशों में, लेकिन मार्क्सवादी इसे पूंजीवादी लोकतंत्र स्वीकार करते हैं। मार्क्सवादी से कौन सा लोकतंत्र स्वीकार करते हैं? पूंजीवादी लोकतंत्र। तो अगर पूछा जाए तो राजनीतिक लोकतंत्र को अन्य किन किन नामों से जाना जा सकता है, तो राजनीतिक लोकतंत्र को प्राचीन काल में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है, इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, और मार्क्सवादी इसे आर्थिक या पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। अब हम उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है उदारवादी विचारकों ने। पहला तो है राज्य के एक प्रकार के रूप में। तो उदारवादी विचारकों ने राजनीतिक लोकतंत्र के जो दो रूपों का उल्लेख किया है उनमें पहला है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, तथा दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या होता है? राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? लोकतांत्रिक राज्य। तो लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार जो प्रभुसत्ता होती है वो जनता में निवास करती है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निवास करती है? जनता में। अब आप कहोगे कि ये प्रभुसत्ता क्या होती है? प्रभुसत्ता होती है शासन की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, ये प्रभुसत्ता कहलाती है। तो ये किसमें निवास करती है? जनता में। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। ये कौन उल्लेख करता है? लोकतांत्रिक राज्य। तो हमने उदारवादियों ने राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। पहला किया है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, तथा दूसरा किया है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तो हमने राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को जाना। अब हम जानेंगे शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, जो इसका दूसरा बिंदु है। अब पढ़ते हैं शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक शासन। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? लोकतांत्रिक शासन। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन है वो लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा का सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। कहने का मतलब है लोकतांत्रिक राज्य तो हुआ सैद्धांतिक और लोकतांत्रिक शासन हुआ उसका व्यवहारिक रूप। अर्थात सैद्धांतिक पक्ष का मतलब हुआ कि राजनीतिक लोकतंत्र का लोकतांत्रिक राज्य जो रूप है वो सिद्धांतों का निर्माण करता है, लेकिन उसे व्यवहार रूप में कौन अपनाता है? लोकतांत्रिक शासन। अर्थात यह लोगों की समानता को स्थापित करता है, लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन लोकतांत्रिक राज्य का ही व्यवहारिक और विकसित रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। अब हम आगे चलते हैं। लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं। लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के कितने उपभेद हैं? दो। पहला तो हुआ प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, तथा दूसरा हुआ अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। वैसे ही अब हम बात करते हैं आधुनिक युग में जिसका दूसरा रूप है प्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके भी दो रूप प्रचलित हैं। इसके दो रूप कौन कौन से प्रचलित हैं? एक तो है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इनकी आधारभूत मान्यताएं कौन कौन सी है ये देखिए। राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है, ये इसकी पहली मान्यता है। राजनीतिक लोकतंत्र की पहली मान्यता क्या हुई? राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। तीसरा है
राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है। क्या बताया तीसरा? राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। वैसे ही इसका चौथा रूप हुआ जनता शासन को नियुक्त करती है, अर्थात सरकार को नियुक्त करती है, यानी उसका निर्माण करती है, उसे चुनती है और उस पर नियंत्रण रखती है तथा उसे हटा भी सकती है। वैसे ही इसकी पांचवी मान्यता है राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। साधन और साध्य दो प्रकार होते हैं। साधन जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और साध्य जो अपने आप में पूर्ण होता है, जिसे हम प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वह साध्य होता है। तो राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों को प्राप्त करने का साधन होता है। तो हमने राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे सामाजिक लोकतंत्र, जो कि लोकतंत्र का दूसरा रूप है। अब हम अध्ययन करेंगे सामाजिक लोकतंत्र का। तो सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है? समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। समाज के एक प्रकार के रूप में कैसे? कि सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य यह होता है सामाजिक समता की भावना, अर्थात समाज में समानता की भावना स्थापित करना। संक्षेप में यह हुआ कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, जाति, रंग, धर्म, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्तियों के रूप में समान समझा जाना चाहिए। यह सामाजिक लोकतंत्र हुआ। मैं इसको वापस दोहरा देता हूँ कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं होना चाहिए, अर्थात भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। हर्नसा ने सामाजिक लोकतंत्र के बारे में कहा है कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो, ऐसा कहा है हर्नसा ने। तो सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः समाज की समानता पर बल देती है, समाज की समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपने सुख का साधन नहीं समझा जाना चाहिए जिससे कि हम उसका शोषण करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होना चाहिए, समाज में समानता मिलनी चाहिए। समता की भावना पर आधारित लोकतंत्र ही सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। अब व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें मुख्य होती है। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो शर्तें होती है, दो बातें मुख्य हैं। कौन कौन सी? पहली तो ये है कि धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए, अर्थात समाज में धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार मिला हुआ है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति इनके आधार पर विशिष्ट नहीं माना जाना चाहिए कि साहब मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ, ये राजपूत है, ये निम्न जाति का है। ऐसी भावना समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी भावना समाज के अंदर व्याप्त है तो वहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र की भावना व्याप्त नहीं हो सकती, अर्थात वहाँ पर लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। अर्थात अब इसकी दूसरी शर्त है कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये थी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो आवश्यक बातें।
अब हम लोग अध्ययन करेंगे आर्थिक लोकतंत्र के बारे में। आर्थिक लोकतंत्र अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। आर्थिक लोकतंत्र कहने का मतलब है कि समाज में या देश के अंदर आर्थिक समानता, आर्थिक लोकतंत्र बल देता है आर्थिक समानता पर, अर्थात सभी व्यक्तियों को कमाने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समाज में जो भी संसाधन उपलब्ध है उन पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का बराबर अधिकार होना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। देखो, वर्तमान में जो आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया था, वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने प्रस्तुत किया था? मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी। मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न एवं विपरीत है। कौन सा? व्यक्तिवादियों ने जो आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की या आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक लोकतंत्र पर जो विचार प्रकट किए, वो सर्वथा मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से भिन्न है, उसके विपरीत है। तो ये हमने जाना आर्थिक लोकतंत्र के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र, देखिए, नैतिक लोकतंत्र, कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है। कुछ विचारकों ने लोकतंत्र को एक नैतिक जीवन दर्शन के रूप में भी स्वीकार किया है। नैतिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। अब हम जानेंगे कि नैतिक लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है, ऐसा मानना है नैतिक लोकतंत्र के विचारकों का। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है। जितना भी लोकतांत्रिक दर्शन है उसका व्यवहारिक रूप माना जाता है नैतिक लोकतंत्र को, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। किसे? मानव मूल्यों को। नैतिक लोकतंत्र में मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। अगर नैतिक लोकतंत्र के बारे में हम चर्चा करें तो हम जानेंगे कि नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 की फ्रांस की उदारवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे का विशेष महत्व है। क्यों? इन तीनों में भाईचारे का विशेष महत्व है। क्यों है? क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती, और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। और लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता नहीं है तो फिर लोकतंत्र शासन व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब हम इसी अध्याय के दूसरे बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।